बहुत सारी पंजाबी फिल्म्स करनी है। दे फेस्ड अ लॉट ऑफ हरासमेंट, अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद मैंने नहीं काम किया है कन्नड़ा में। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ और गुजराती फिल्मों में अपने किरदार में एक अलग सी जान डाल दी और अब ओटीटी पर भी छाई हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ आप सभी की महर नायरा के बारे में भी। आप उन्हें अपूर्वा अरोड़ा के नाम से भी जानते हैं। वेलकम टू द दैनिक भास्कर अपूर्वा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आपने शुरुआत करी थी और आज आप लीड एक्ट्रेस भी आप बनकर काम कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा ये? आई थिंक मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि मैं अच्छा अभी मैं चाइल्ड एक्टर हूँ और अभी मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे लीड्स करने हैं या कुछ करना है। मेरे लिए बस वही था कि शुरुआत में जब जब उतनी भी छोटी नहीं थी, इतनी भी चाइल्ड नहीं कहेंगे, मतलब टीनेज में आ चुकी थी तो थोड़ी बहुत सेंस थी चीज़ों की। तब मेरे को समझ नहीं आता था कि फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं और क्या डिफरेंस होता है अलग अलग मीडियम्स का। और तब मैं वो एक्सप्लोर करी थी, मैं एन्जॉय करी थी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कि अच्छा रोज़ सुबह जाके मेकअप होता है, रोज़ यू गेट रेडी, फिर आपको सीन दिया जाता है, आपको कैसे परफॉर्म करना है, मुझे किसी को लेट डाउन नहीं करना है। तो ये थॉट्स हुआ करते थे। या मैं क्या आगे ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये भी मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा। फिर इवेंचुअली जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि यही करना है मुझे लाइफ में, मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे फिल्म्स ही बनानी है। मुझे याद भी आया कि बचपन में मैंने ऐसे ही किसी को बोल दिया था कि मैं बड़े होकर फ़िल्म डायरेक्टर बनूँगी। जब मुझे रियलाइज़ हो गया तब तक मैं काफ़ी सारा काम कर चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। इनफैक्ट मैं बड़ी ही फिल्म्स के साथ हुई कि मुझे यही करना है। तो आई थिंक वो बड़ी बड़ी अमेजिंग जर्नी थी कि ऐसे नहीं हुआ कि अचानक एक दिन मैंने उठ के सोचा कि मुझे तो एक्टर बनना है और मैंने जाके ऑडिशन देना शुरू कर दिया। चीज़ें मुझे मिली, मेरे साथ हुई, मैंने ट्राई किया, एक्सप्लोर किया, पेरेंट्स ने भी थोड़ा पुश किया कि ठीक है एक्सप्लोर तो करो। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तो वो जर्नी बहुत मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट रही मेरे लिए। एंड जब मैं अब देखती हूँ तब समझ में आता है कि ये अच्छा रास्ता था। जैसे कि अब आपकी जर्नी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो जब आपने 13 साल की उम्र में डेब्यू किया था, बहुत छोटी उम्र होती है, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि आगे क्या जाना है। उसी टाइम आपने एक डिसीज़न ले लिया कि अब मेरे को अपना करियर स्टार्ट करना है। क्या कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि वो बचपना खो गया? क्योंकि एक आपकी एक आदत हो जाती है ना कि अगर हम लोग कमाते हैं तो अब कमाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा फ़ील हुआ? एक तो उस टाइम पे डिसाइड नहीं किया था कि यही करना है। उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि चलो मस्ती है, अच्छा है, करते हैं। फिर एक टीवी शो के लिए बुला लिया था किसी ने बॉम्बे, शिफ्ट हो गए और फिर वो शो नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं, इतना पैसा खर्च किया है पेरेंट्स ने तो ठीक है यार, मतलब और पढ़ाई का भी हमने पूरा शिफ्ट कर दिया सब कुछ कि दिल्ली से होम स्कूलिंग पे शिफ्ट कर दिया मुझे। तो मैंने कहा ठीक है अब ट्राई तो करना ही है, वापस तो जाना नहीं है। मतलब ऐसे तो नहीं है कि मैं कोई कहीं पहुँच के भी छोड़ के आ जाऊँ। बट दैट बीइंग सेड फुल क्रेडिट टू मी ऑल्सो एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने मेक श्योर किया कि भले ही मैं होम स्कूल्ड हूँ पर मेरे अंदर उस तरीके के थॉट्स नहीं आए कि ओ अब तो मैं कमाती हूँ तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, या आई कैन थिंक लाइक एन अडल्ट, या ऐसी चीज़ें मैं कंज्यूम करूँ या ऐसी किताबें या ऐसी फिल्म्स मैं कंज्यूम करूँ जो मेरी एज के लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं जब व्हेन आई लुक बैक मेरे को रियलाइज़ होता है कि एक भी काम ऐसा नहीं कराया मेरे पेरेंट्स ने जो मेरी एज के कैरेक्टर, मतलब मेरे लिए अप्रोप्रिएट ना हो। या तो स्कूल गोइंग कैरेक्टर्स किए मैंने, वो चाहे लीड्स हो या ना हो, या मैंने कॉलेज गोइंग कैरेक्टर्स किए 15-16 की उम्र में। सो आई फील लाइक वो मेरे एज के अराउंड मेरे कैरेक्टर्स का होना काफ़ी मुझे हेल्प किया। एंड ऑल्सो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं भी बड़ा नहीं होना चाहती थी जल्दी। मुझे लगता है कि मैंने अपना बचपन ही एक्टर बनने के बाद जिया और मुझे लगता है मैं आज तक वही बचपन ही जी रही हूँ। मतलब आई रियली एन्जॉय, जैसे कुछ चीज़ें नहीं मैंने एक्सपीरियंस की अपने चाइल्डहुड में या मुझे स्कूल लाइफ में उतना मज़ा नहीं आया, तो मैं वो सारी चीज़ें अब इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ऑन पर्पस एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो आई थिंक नहीं जाने दी। इनफैक्ट कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, खेलने नहीं जाना है या ऑडिशन देने जाना है। कई कई ऑडिशन पे जाके अगर मैंने बोल दिया मुझे नहीं करना है ये ऑडिशन कोई रीज़न के बिना भी, तो माय पेरेंट्स वुड बी लाइक ओके ठीक है नहीं करना है घर चलो। सो आई थिंक इट इट कलेक्टिवली हम लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि मैं बचपना नहीं खोऊँ अपना। तो पहला ब्रेक कब कॉल आया था? जितना मैंने रिसर्च किया आपके फैमिली में कोई भी एक्टिंग लाइन में नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। यू आर द वन कि जिसने या ये लाइन चूज़ करी है। कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे मतलब एक्टिंग में ही जाना चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा स्टार्टिंग में, मुझे एक्चुअली कोरियोग्राफर बनना था। मैं बहुत डांस करती थी। जितने भी टीवी पे अब रियलिटी शोज़ उन दिनों हुआ करते थे, सबके लाइनों में लगी हूँ मैं।
सारे चैनल्स के पास मेरा वो वाला शॉट होगा, वो सैड गर्ल मम्मी के साथ हाथ पकड़ के आई है वाला, जो बनाते हैं वो सबका, वो ज़रूर होगा हर एक के पास लाइन में लगे हुए। तो मैंने इतने ये सारे ऑडिशंस दिए हैं, मुझे बहुत ये था कि मैं अलग अलग डांस फॉर्म सीखूँ, और मुझे ये भी समझ में आया कि अच्छा कोरियोग्राफर अगर फिल्म्स में बनना है तो बेसिक एक डायरेक्शन की सेंस भी होनी चाहिए, फिल्म्स भी बनानी है मुझे इवेंचुअली। तो ये सारे थॉट्स आते थे दिमाग में, बट पता नहीं था कि कैसे करना है, कैसे होगा। मुझे लगता था ये तो बड़े होके होने वाली चीज़ें हैं, अभी थोड़ी, अभी तो मैं बस मेहनत कर सकती हूँ, स्टेज पे डांस कर सकती हूँ, कंपटीशन में जा सकती हूँ। एक्टिंग हैपेंड बिकॉज मैं एनएसडी में चली गई एक वर्कशॉप के लिए, ऐसे ही समर वेकेशंस के टाइम पे उनकी वर्कशॉप्स होती हैं बच्चों की, उसमें चली गई। उसके बाद उनका सेकंड लेवल भी मैंने किया, और वहाँ से मुझे किसी ने बुला लिया बस कि आप आ जाओ, एक ऑडिशन दे दो, फिल्म बन रही है। मैं पागल हो गया, मेरे को थोड़ी ना कोई फिल्म में लेगा, ऐसे थोड़ी होता है, मजाक कर रहा है कोई। बट फिर भी मैं गई, दिल्ली में ऑडिशन हो रहा था, एंड फुल क्रेडिट टू मिस्टर हनीत रेहान जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे उस फिल्म के। एंड उन्होंने बहुत आराम से डील किया कि एक बहुत ही अनअवेयर बच्ची है जिसको नहीं पता है कि ऑडिशन कैसे देना है, फिल्म करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एक पेरेंट को और एक बच्चे को। ही वॉज़ वेरी काइंड विद दैट। वो घर पे भी आए थे, उन्होंने अच्छे से ब्रीफ किया मेरे पेरेंट्स को। तो आई थिंक वहाँ से मुझे लगा कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ ट्राई, तो फिल्म आ रही है तो मजाक नहीं है ये, इतना तो हमें पता था कि ये अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट अ जोक। सो शुरू कर दिया। तब के टाइम में और अब के टाइम में, जैसे अब भी सेट पे जब बच्चे आते हैं शूटिंग करते हैं, और जब आप बच्ची थी तब आप शूटिंग करी, तब के टाइम और अब के टाइम पे क्या अंतर देखती हैं? क्या उस फैसिलिटीज़ तब प्रोवाइड करवाई जाती थी, क्या बदलाव हुआ है या फिर कुछ ऐसा? मतलब मैंने बड़े होने के बाद मैंने ज़्यादा बच्चों के साथ शूट तो नहीं किया है, बट आई थिंक आजकल के मेकर्स ज़्यादा अवेयर हैं। जैसे कल ही मैं एक मीटिंग में थी जहाँ पे कास्टिंग की बात हो रही थी, तो बहुत क्लियरली बताया गया था कि दिस इज़ अ यंग गर्ल बीइंग कास्ट फॉर अ कैरेक्टर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से वर्ड्स चूज़ करते हो। आप उसके साथ कुछ भी, इवन दो आप कैरेक्टर ही एक्सप्लेन कर रहे हो, जस्ट डूइंग योर जॉब, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस बच्चे के साथ कैसे बात करते हो और कैसे कैरेक्टर के का ब्रीफ देते हो। तो ये बदलाव मैंने देखा। शायद व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तब ये चीज़ नहीं थी, उतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी एक फिल्म, बहुत सारे फिल्म मेकर्स में कि वो इफ़ आई एम प्लेइंग द लीड आई एम सीन एज द हीरोइन, देन नोबडी वुड रिमेंबर कि ये बच्ची भी है। फॉर्चुनेटली मेरे पास मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, बट आई फील लाइक उस टाइम पे ये वाली अवेयरनेस नहीं थी कि आप एक अडल्ट और आप एक बच्चे से जब डील करते हो तो आप शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो वो डिफरेंस रहता है, और वो अब लोग समझने लग गए हैं आई थिंक। हिंदी से कन्नड़, कन्नड़ से पंजाबी, पंजाबी से गुजराती, ये जो चेंजेस आपने किए हैं, उस समय आपका क्या परसेप्शन था? किस तरीके से आपने अपने करियर को इतनी दिशाएँ दी? मुझे लगता है कि मैंने कोई दिशा नहीं दी है, वो खुद ही बस मैं चलती चली गई, एंड लोग मिलते गए, चीज़ें होती गई। मेरी डिक्शनरी में मना करना पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। भले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ना भी बोला व्हाइल ग्रोइंग अप, बट मुझे ये था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को मैं बिना टेस्ट किए, बिना एक्सप्लोर किए तो नहीं जाने देने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे को कोई बिठा के पूछने नहीं वाला है कि तुझे कैसी फ़िल्म में लॉन्च होना है, मुझे बस काम करते जाना है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड से कि वो ये राइटर्स हैं तुम्हारे लिए, दे आर राइटिंग अ फ़िल्म, हम ये फ़िल्म पे तुम्हारे लिए पैसा लगाएँगे। नोबडी इज़ डूइंग दैट। मेरे मेरे पे ट्रस्ट करना किसी फिल्म मेकर का, किसी प्रोड्यूसर का, ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे बिना जाने जब मैं आई थी फिल्म्स में कोई इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए वही जीत है मेरी। कभी भी मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया, बस उतना ही डिफरेंस होता था कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो। उतना ही फ़र्क है कि अब अगेन जैसे हर लैंग्वेज का एक अपना कल्चर होता है, हर रीजन का कल्चर होता है, हर वो चीज़ होती है, उतना ही डिफरेंस था मेरे लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस डायरेक्शन में जाना है, अब इस लैंग्वेज में काम करना है। मेरा थोड़ा-सा पर्सनल झुकाव इस तरफ रहा है कि मुझे बहुत सारी पंजाबी फ़िल्म्स करनी है, वो तो शुरू से रहा है, बिकॉज़ वो लैंग्वेज मेरे को बहुत ईज़िली आती है। जैसे हिंदी में मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, इंग्लिश हम यूज़ करते ही हैं। पंजाबी में आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता है कि मेरी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मुझे याद करने या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं, मेरा झुकाव उस तरीके से है कि आई रियली वांट टू डू मोर पंजाबी फ़िल्म्स, और बहुत अच्छी पंजाबी फ़िल्म्स भी बन रही हैं। बट बाकी लैंग्वेजेस की तरह के लिए भी मैं इक्वली एक्साइटेड होती हूँ। बस वो है कि मुझे शायद 1 घंटा हर सीन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि याद करना है। तो जैसे कि इस जॉनर में काम करते हैं, तो एक किरदार में ढलने के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है वो एक्सेंट को लाना, उस कल्चर को फॉलो करना, कितना कुछ चुनौतीपूर्ण रहता है तब? आई थिंक जब शुरू किया था, जब बिल्कुल ऐसा टीनेज वाला फेज़ था, तो दिमाग वैसे भी सीखना चाहता है बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब आपका दिमाग भाग रहा होता है यहाँ वहाँ।
तो तब मेरे लिए थोड़ा-सा आसान था। मोस्टली मैं सुन-सुन के बहुत जल्दी सीख जाती हूँ, मेरी आदत है। मैं सुन के बहुत जल्दी सीखती हूँ, तो लैंग्वेज मैंने कन्नड़ा भी बहुत ईज़िली पकड़ी थी और गुजराती भी बहुत ईज़िली। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, तो वो थोड़ा-सा एक एज मिल जाता है। बट वो दोनों काम पैरेलल चले। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई और काम करोगे, तो आप कैरेक्टर पे ध्यान दोगे, आप स्टोरी पे ध्यान दोगे, डायरेक्टर के ब्रीफ पे ध्यान दोगे। इधर आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना टास्क है, जो आपको ऐसा भी हो सकता है कि सामने कोई ऐसा एक्टर है जो इम्प्रोवाइज़ कर दे और आपको तो अपनी लाइन ही पता है ना सिर्फ़। तो वो सारी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना एक मेरे को लगता है मज़ेदार टास्क था। और अब फिर ऐसा हो गया कि अब आदत हो गई है कि कैसे सीखना है, एक लैंग्वेज को याद कैसे करना है, वो आदत हो गई है। और अगर मैं अभी कहूँ कि अपूर्वा हुँ। सामने बैठी हैं, चारों जनरल में काम किए, चारों को हाँ। एक-एक डायलॉग बता रहे हैं, टर्न टर्न हुँ। टर्न अपने किरदार में आकर। तो कन्नड़ा में बोलती हूँ, इसका मतलब होता है कि आपकी हँसी ऐसे ही रखना। तो निम नगु हीगे इरली, आई एम सॉरी अगर मैंने ज़रा सी भी गलती की है तो, बट निम नगु हीगे इरली का मतलब होता है कि आपकी हँसी, आपकी स्माइल ऐसी ही रहे। गुजराती में मुझे सच में याद नहीं, जबकि मेरे इतने सारे गुजराती दोस्त हैं और इतनी सारी फ़िल्म्स मैंने की हैं, बट मुझे अपने कोई डायलॉग ऐसे एज़ सच याद नहीं है। पंजाबी में मैंने एक फ़िल्म की थी डिस्को सिंह, उसमें मेरे सीन्स होते हैं कि मैं जाके खुद गुंडों को बोलती हूँ कि मुझे छेड़ो, तो वो क्योंकि वो छेड़ते हैं तो हीरो आता है, तो मैं बोलती हूँ कि फिर खत्म हो गई ਤੁਹਾਡੀ मर्दानगी। एंड आई वाज लाइक ये वाला तो मैं जाके जो कुड़ी चिड़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ है ਤੁਸੀਂ छेड़ ही नहीं रहे हो। इट वाज फनी बैक देन 10-11 इयर्स अगो, इट वाज वेरी फनी। एक लड़की खुद जाके कह रही कि भाई मैंने छेड़ो, तो आई थिंक वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो ये हो गया। और कौन सी लैंग्वेज में आपने बोला था? गुजराती रह गया, वो मैं भूल वो आपको गई हूँ। याद है। मैं याद हिंदी कर को तो हम रैंडमली बीच में बोल दूँगी ठीक इंटरव्यू है, के। हिंदी तो हम सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल। जी। बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, दिग्गज-दिग्गज कलाकार के साथ आपने काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉलिडे में और हाँ, ओएमजी में काम करने का? आई थिंक मेरे लिए फाउंडेशन थी वो एक एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, अक्षय सर, परेश सर, वन डे शूट विद विद्या बालन मैम, एंड इट वाज एन एड शूट। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि um, मैं शायद सही सोच पे चल रही हूँ कि प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टर इज़ द फाइनल बॉस। आपको कैरेक्टर की रग रग पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हो सकता है कि आपको दिन रात काम करना पड़े, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो ये सारे एक्टर्स को मैंने ये सब करता हुआ देखा अपने सामने, स्पेशली विद्या मैम, बिकॉज उनके साथ भले ही एक दिन शूट किया, आई रियली रेजोनेट विथ हर। वो जितनी भी बात बोलती हैं एज अ वुमन एक्टर इन इंडिया, मुझे लगता है कि हर एक को पहली बात तो उनकी सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि वो सारी बातें अपनी ऑफ द सेट ऑल्सो आप बहुत ग्रेसफुली कह सकते हो, आप बहुत तरीके से चीज़ों से डील कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट मेंशनिंग उनकी एक्टिंग प्राउएस, बट वो तो है ही। बट आई थिंक वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो मैं जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने लोगों को देखा हो मिसबिहेविंग ऑन सेट, बीइंग लेट, बीइंग अनप्रोफेशनल, आई यूज्ड टू फील लाइक मे बी दे आर राइट, बट आफ्टर आई वर्कड विथ हर आई रियलाइज कि नहीं, ये सही तरीका है। जो मैं सोच रही थी वो सही सोच रही थी, एंड इसी रास्ते पे चलना है। मतलब ऑनेस्टली अपना काम करना है, सिंसेरिटी से काम करना है और काइंडनेस नहीं भूलनी है। आपके प्रोजेक्ट्स हैं ओ मारिया और नज़रिया, हाँ उसमें जी। आपका क्या किरदार है? हाँ। ओ मायरी फ़िल्म अचानक हुई थी लाइफ में। मालती जो डायरेक्टर हैं, वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे जानती थी और उनसे मेरी बात हुई, एंड हमने डिस्कस किया। और हम लोग जब पहली बारी मीटिंग में मिले, बिकॉज़ दोनों वी आर बोथ यंग गर्ल्स, दोनों की माँओं के साथ एक रिलेशनशिप है, तो हमने अपनी-अपनी मदर्स के बारे में बात किया। मोर देन द स्टोरी, हमने अपनी-अपनी मदर की साथ जो रिलेशनशिप है या उनकी जो एजिंग हम देख रहे हैं, उसके बारे में हमने बात किया, एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक। और आई थिंक मैंने उनसे वही 15-20 मिनट में डिसाइड कर लिया था कि फ़िल्म तो मैं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी भी बताई फ़िल्म की, एंड द फिल्म इज़ अबाउट दिस ब्रैटी गर्ल अमृता। जो क्यों ब्रैटी है वो हम देखते हैं इन द फिल्म। उसका रिलेशनशिप विद अ बॉय, उसका रिलेशनशिप विथ हर मदर, एंड द मदर्स पास्ट विथ दिस गर्ल्स फादर। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन, बड़े प्यार से शूट हुआ है। भले ही शॉर्ट फिल्म है, आई थिंक सब लोगों को वो फिल्म देखनी चाहिए, स्पेशली माँ और बेटियों को, क्योंकि हम ना माँ को एक ऐसा दर्जा दे देते हैं विच इज़ ग्रेट, वो डिज़र्व करती है, बट हम उनको पेडेस्टल पे भी रखते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो बच्ची थी ना, वो भी तो पहली बार माँ बनी है, वो भी तो अपना बचपना हमारे थ्रू जीना चाहती है, वो भी तो देयर इज़ अ रीज़न कि आपकी माँ आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। तो आई थिंक वो वाली एम्पैथी आना अपनी माँ की तरफ थोड़ा लेट शुरू होता है,
तो वो उस बारे में है वो फ़िल्म एंड आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली शूट भी की है और लिखी भी है। आप एक पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म भी कर रही हाँ हैं, जी। उसमें आपका क्या किरदार है? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो एक हिस्टोरिकल फिगर के बारे में है ये फ़िल्म। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर है जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो दबी हुई हैं शायद या अनअर्थ नहीं हुई हैं और उन बातों पे वो लड़की रिसर्च करना चाहती है, वो बस उतना ही चाहती है एंड उसके अराउंड ये फ़िल्म है कि कैसे वो एक एक्सपर्ट को ढूँढ के लाती है और कैसे वो उनको कन्विंस करती है कि आप सेमिनार दें और उस सेमिनार में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है अबाउट द हिस्टोरिकल फिगर। आई थिंक वो उस फ़िल्म का क्रक्स है। ये तो फ़िल्म का कॉन्सेप्ट था। असली लाइफ़ में कितना पॉलिटिक्स इंटरेस्ट हुँ। है आपको? कोई ऐसा नेता जिसको आप फ़ॉलो करती हैं? मेरे को है इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। आई थिंक जो जो लोग बोलते हैं कि मैं एपॉलिटिकल हूँ या मैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे पता नहीं है ज़्यादा, आई थिंक वो भी एक स्टैंड लेना ही हुआ आपके लिए। दैट बीइंग सेड, आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ माई पॉलिटिकल बिलीव्स, माई पर्सनल पॉलिटिक्स ऑल्सो, बट मैं चाहूँगी कि मैं इसके बारे में बात ना करूँ बिकॉज मैं कलाकार हूँ। मेरा काम भले ही कहीं ना कहीं समाज सुधार का हो सकता है, बट ऑल्सो मेरा काम आईना दिखाने का भी है समाज को। तो मैं वो आईना दिखाते हुए अपना काम करना चाहती हूँ या वो अपनी कहानियों के थ्रू जो भी कहना चाहती हूँ वो मैं कहूँगी। मैं पर्सनली नहीं कहना चाहती हूँ कुछ भी। कभी कोई ऐसा किरदार जिसमें आप बहुत ज़्यादा खो गई हैं और उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हो? ज़्यादातर ये नहीं हुआ है मेरे साथ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं रही है। मेरी ट्रेनिंग हमेशा एक्शन और कट के बीच में आप कैरेक्टर को कैसे जगाते हो अपने अंदर, वो रही है। कभी-कभी आप बहुत तैयारी करते हो और याद कर लेते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर में मुझे ऐसे जाना है, तो आप वो प्रिपेयर्ड रहते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हिट कर जाती हैं, स्पेशली जब छोटे होते हो। तो एक कन्नड़ा फ़िल्म की थी मैंने, मुगुल नगे, और उसको लेके मैं बहुत अटैच, उस फ़िल्म से मैं बहुत अटैच हो गई थी। आई थिंक मैं बहुत एन्जॉय करी थी जिस तरीके से मैंने लैंग्वेज सीख ली थी, जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रही हूँ, जो मैं सोच के आई हूँ। बहुत कम टाइम मिला था मुझे, तो जो मैं सोच के आई हूँ वो मैं पोर्ट्रे कर पा रही हूँ। तो वो मैं उस एक्साइटमेंट में इतना गुम गई उस फ़िल्म में कि आई थिंक वो मुझे निकलने में वक़्त लगा। मैं डायरेक्टर को भी बहुत अब क्योंकि फ़िल्म को आए हुए बहुत साल हो गए, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे कैरेक्टर की एंडिंग हैप्पी नहीं होती है इन अ वे। तो मैं डायरेक्टर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सर प्लीज़। एंड आई न्यू इन माई हार्ट कि जो फ़िल्म के लिए करना है वो तो उन्हें वो करना तो ही बनना ही है। है। बट मैं बहुत इम्पैक्ट हो गई थी उससे। जैसे इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि आपको डायरेक्शन की लाइन में भी आगे जाना था। तो हाँ। ये कब ड्रीम फुलफिल करने वाली है? तो जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पता-वता नहीं था और मैंने ऐसे एक फ्रेंड की मदर से शेयर कर दिया कि आंटी मुझे तो फ़िल्म डायरेक्टर बनना है। उन्होंने कहा पागल है, हमारे लोग जैसे लोग फ़िल्म डायरेक्टर नहीं बनते। हम लोग वैसे भी, एक तो इतनी गंदी लाइन है, दूसरा हमारे बस की नहीं है। ठीक है, नहीं होगी कह रहे हैं तो नहीं होगी हमारे बस की। फिर भूल गई मैं इस बारे में। उसके बाद कॉन्वर्सेशन लाइफ़ आगे बढ़ती गई, एक्टर बन गई। फिर अम, उसके बाद बस ये सोचा कि आई वांट टू मेक, जितना मैं चेंज ला सकूँ, मे बी एज़ अ प्रोड्यूसर मैं ला सकूँ। मैं फ़िल्म बचपन में ये सोचती होती थी कि मैं बड़ी होके प्रोड्यूसर बनूँगी, क्योंकि फिर मेरे जैसे एक्टर्स को के लिए बेटर हम्म। एनवायरनमेंट, क्रू के लिए बेटर एनवायरनमेंट बनाना है, ऑडियंस को वो दिखाना है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। इवेंचुअली लोगों से डिस्कस किया मैंने एंड उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात वापस डाली कि यू शुड डायरेक्ट, यू हैव इट इन यू टू टेल अ स्टोरी, तुम्हारा विजुअल सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर मुझे वो बातें याद आने लगी कि वो ये तो मैंने एक्चुअली लाइफ में बोला है एक बार कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है और मुझे बस मना कर दिया गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे इतने अमेजिंग फिल्म मेकर दोस्त हैं आसपास जो मुझे एट ऑल टाइम सपोर्ट करने को रेडी हैं, मुझे असिस्ट करने को रेडी हैं कि व्हेन यू मेक योर फिल्म हम असिस्ट करेंगे, वी विल मेक श्योर दैट यू आर सेफ, वी विल मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड। तो मुझे लगता तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। फुलफिल कब करूँगी? वेरी सून, आई थिंक अगले 2-3 साल में। मैं इस चीज़ को रश नहीं करना चाहती क्योंकि एज एन एक्टर, क्योंकि एक्टिंग मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जल्दी जल्दी भी करनी पड़ती हैं और यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतने साल से कर रहे हो तो आप कहीं पहुँचो। डायरेक्शन, राइटिंग, बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं मेरे लिए कि मैं बहुत इन्जॉय करना चाहती हूँ, बहुत इन्जॉय आराम से करना चाहती हूँ। तो मे बी आई टेक माई टाइम। और उसका मुद्दा क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग। तो मैंने जो लिखा है, मुझे पता नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कैसे करूँ, बट मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत लिखती हूँ। ऐसा मेरा डिबेट चलता रहता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं है। मुझे लगता है नहीं है, मेरे दोस्तों को लगता है कि है।
तो ये तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के साथ होता है। इवेंचुअली मैं शायद साइको थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री में इंटरेस्ट रखूं एज ए डायरेक्टर, बट मैं ऐसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहती थी जो मेरे को बार बार जो कहानी मेरे दिमाग में घूमी जा रही है बहुत सालों से, उससे शुरू करना चाहती थी। एज एन डायरेक्टर सपोज करिए कि हम्म। आप किसी का ऑडिशन ले रही हैं, तो पूर्वा सबसे पहले उस पर क्या क्वालिटी देखना चाहेंगी? टाइम से आया कि नहीं आया या मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरी इतनी कोई वो भी है कि मैं किसी का ऑडिशन लूँ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं कौन होती हूँ किसी को टेस्ट करने वाली। बट हाँ, अगर मेरी किसी फिल्म के लिए अगर मुझे एज ए डायरेक्टर देखना होगा तो क्या उस एक्टर को अपना प्रोसेस पता है, क्या उस एक्टर को उसका प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जी मैं तो लाइन ही नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, आप अगर एक्शन के बाद परफॉर्म कर दे रहे हो और आपने लाइनें नहीं पढ़ी, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप कब लाइन पढ़ के आए हो, आप 4 दिन से प्रिपेयर कर रहे हो या आप अभी 10 मिनट पहले कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने ध्यान से मेरा ब्रीफ सुन सकते हो और कितने ध्यान से और कितने इजीली आप उसको अपने दिमाग में डाल के अप्लाई कर पा रहे हो। आई थिंक मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रोसेस क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक प्रोसेस थोड़ा सा इन प्लेस अगर है तो हम फिर अपना जुगलबंदी चला सकते हैं। जैसे आपने भी बताया कि जब आपने अपने डायरेक्शन का ड्रीम एक आंटी के साथ शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं। अपार्ट फ्रॉम द माता पिता को छोड़ दें तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? No support whatsoever. No, I don't think they care कि क्या है. I think initially it was shock for everybody कि ये क्या, ये फिल्म में जा रही है. उसके बाद it was like कि अच्छा चलो ठीक है, अभी ये शौकिया कर रही है और ये सब कर रही है और इसके पेरेंट्स को पुश करे जा रहे हैं. बट when things started happening for me तो लोगों ने मुझसे विड्रॉ कर लिया कि अरे ये तो अब मुझे नहीं पता वो रश्क है या वो जस्ट द फैक्ट या वो किसी का डिस्गस्ट है कि अरे ये क्या काम कर रही है, आई डोंट नो, जो भी रीज़न है। तो फिर मैंने भी विड्रॉ कर लिया। आई थिंक मैंने कल ही परसों एक दोस्त से ये बात बोली कि आर्टिस्ट जो होते हैं, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं या जो कुछ कोई भी आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करता हो कोई, वो ना थोड़ा सा बाकी के समाज से थोड़ा सा मेंटली इवॉल्व शायद जल्दी हो रहे होते हैं और उनकी क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहे होते हैं, तो शायद इसलिए जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनका काम होता है, इट फील्स लाइक बाकी के समाज को हम दांत से एक रस्सी से खींच रहे हैं। इट्स दैट डिफिकल्ट। हम अपनी तरफ लेके आ रहे हैं और जब तक वो उस जगह पे आता है बाकी का समाज, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके होते हैं। तो ये ऐसा ही फील होता है मुझे भी कि मैं दांत से खींच रही हूँ। तो वो आई थिंक वो रिश्तेदार वो भी मेरे लिए उस समाज का हिस्सा हो गए जिनको मुझे आईना दिखाना है, लाइक आई सेड अर्लियर। तो मैं खींच रही हूँ उनको भी साथ साथ। तो अभी भी उनका रिएक्शन वैसे ही, अभी कुछ बदला नहीं है? पता नहीं मुझे अच्छा, कभी पूछा बात नहीं नहीं किसी हुई को। जी। अच्छा, जैसे कि कभी किसी प्रोजेक्ट को साइन करना होता है तो सबसे पहले अपने किरदार में क्या चीज़ देखते हैं कि आप इसको देखा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, साइन कर देते हैं? पहले तो मैं इस बात से खुश हो जाती हूँ कि मेरे पास काम आया है। अच्छा। मैं आज भी यही चीज़ को लेके ग्रेटफुल फील करती हूँ कि काम आया है। दूसरा, स्टोरी पढ़ ली अगर, मुझे लगा कि अच्छा मेरे पर्सनल बिलीव्स के बिल्कुल परे नहीं है, मतलब कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी आप ये सोचते हो कि थोड़ा सा परे है बट इट्स ओके, डायरेक्टर का विजन है। कभी कभी बहुत परे होता है एंड यू डोंट वांट टू, तो आप तब मना कर देते हो। मैं ये भी देखती हूँ कि फिल्म मेकर कौन है, कैसी टीम है, कौन से एक्टर्स हैं सामने, कितना सीरियसली वो उसको बनाना चाहते हैं। फिर वो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो फिल्म कितनी महंगी है। बहुत बड़ी फिल्में करने में अपना मज़ा आता है यार, बहुत मस्ती होती है, बहुत खुल के बजट यूज़ होता है जब फिल्म बनती है। पर जब कम बजट में भी फिल्म बनती है तो मैं दूसरी नज़र से देखती हूँ कि कितनी इंटेंट कितना है, क्या ये कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए, एक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे रहे हैं, क्या इनका विजन क्लियर है, क्या जो सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं ये उसको लेके प्रिपेयर्ड हैं आंसर करने को, या बस हाँ चलो चलो बस बनाते हैं फिल्म वाला एटीट्यूड है। तो वो मेरे लिए मैटर करता है ऑफ कोर्स। और पैसे कितने मिल रहे हैं वो भी देख लेती हूँ मैं कभी कभी। अभी तक कितने रिजेक्शन फेस किए हैं? बहुत सारे। मैंने तो रिजेक्शन तो अभी हिट होना ही बंद हो गया है, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि मैं स्कूल जाती, एग्ज़ाम्स देती, कॉलेज जाती, एग्ज़ाम्स देती, नौकरी में जाती, एक नौकरी लग जाती, 4-5 जितने भी इंटरव्यूज़ के बाद, तो वो एक नंबर ऑफ रिजेक्शन होता है। अगर एग्ज़ाम्स में फेल भी हो गए तो कितना ही हो जाओगे, तो वो एक सर्टेन नंबर होता है कि हाँ इससे ज़्यादा तो नहीं बुरा हो सकता। मैंने कहा यार ये तो ऐसा काम ले लिया है कि रोज ही मुंह पे कोई नॉट फिट बोल दे रहा है। खैर मुझे इतना किसी ने नहीं इतना मुझे नहीं फेस करना पड़ा शुरुआत में, क्योंकि एक तो मैं इतनी छोटी थी तो पीपल वर काइंडर। बट होता है यार, अब तो क्लोजर भी नहीं मिलता ना, नहीं तो कंपनीज तो ईमेल कर देती ना सॉरी यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ये तो क्लोजर भी नहीं मिलता कितनी बारी प्रोजेक्ट्स का कि वर्कआउट हुआ है नहीं हुआ है, क्या मैं अपनी डेट्स रिलीज कर सकती हूँ या मुझे अब शूट पे जाना है।
तो रोज़ आई थिंक अब आदत होगी, अब तो पता है कि ऑडिशन दो, भूल जाओ, मीटिंग करो, भूल जाओ, आएगा कॉल तो कभी कोई बढ़िया है। ऐसा प्रोजेक्ट या किरदार जिसको आप चाहती थी ये मिल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन उसमें रिजेक्शन मिल गया, बहुत कभी सारे, कैसा? बहुत कोई एक सारे। ऐसा जो दिल के बहुत करीब है जिसको आज भी याद करते कभी बैठकर? पता नहीं क्यों एक फ़िल्म, ऐसे तो बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी ना सुनी है मैंने, जैसे आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक विशाल भारद्वाज सर, मैं क्रेज़ी फ़ैन। उनका एक शो या कुछ फ़िल्म बन रही थी, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत से 2 कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया था, वो मुझे चाहिए था। वो मुझे आई थिंक दैट डिडन्ट वर्क आउट, पर उसके वो मुझे इतना नहीं चुभता बिकॉज़ मेरे लिए तो उसी बात की खुशी है कि विशाल सर की टीम ने ही कंसिडर कर लिया ऑडिशन के लिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। बट एक फ़िल्म थी जब मैं बहुत छोटी थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि तेलुगु फ़िल्म्स में मुझे जाना है, मुझे साउथ इंडियन फ़िल्म्स करनी है क्योंकि मैं लैंग्वेज में अच्छी हूँ, मैं पकड़ रखती हूँ। तो वो फ़िल्म का ऑडिशन मैंने सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने मुझे बहुत सारे सीन्स करवाए, बहुत सारे लुक्स करवाए, एंड आई न्यू दैट द फिल्म मेकर इज़ गोना डू समथिंग रियली गुड, ही इज़ गोना लाइक मेक इट बिग। मुझे पता था, मुझे फील आ रही थी अंदर से। एंड वो पूरा दिन ऑडिशन, वो तेलुगु में लाइन्स और कुछ कुछ सीन्स उन्होंने मुझसे हिंदी में भी करवा लिए। वो होने के बाद जब मैं रिजेक्ट हुई, मुझे बड़ा बुरा लगा और वो फिल्म अच्छी चल भी गई। तो मुझे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आया कि अच्छा, दिमाग में आया तो था कि ये फिल्म करनी है और फिल्म हिट हुई, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैंने नहीं की। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। जैसे कन्नड़ इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, वहाँ पर जब मी टू मूवमेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, उसके बाद आप क्या चेंजेस देखती हैं वहाँ पर? ऑनेस्टली उसके बाद मैंने नहीं काम किया है कनाडा में, नॉट बाय चॉइस बट जस्ट बाय द फैक्ट कि मुझे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इतने नहीं आए। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं वहाँ से कि ओ आपको हम कनाडा फिल्म्स में देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कभी कभी क्लिप्स कोई कोई लोग शेयर कर देते हैं पुरानी फिल्म्स के। फॉर्चुनेटली मैं जब काम कर रही थी, मैं बहुत सेफ एनवायरनमेंट में थी। मैं आई एंडेड अप एट अ वेरी विद वेरी सेफ पीपल, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी फीमेल एक्टर्स के किस्से सुने हैं वेयर दे फेस्ड अ लॉट ऑफ हरासमेंट, अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं फॉर्चुनेट रही कि मुझे नहीं फेस करना पड़ा, बट जब लोगों से सुना और सब पता चला तो काफ़ी बुरा लगा। एंड आई रियली होप दैट सिचुएशन अब बेटर हो। मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली कि अभी क्या सिचुएशन है, बट आई रियली होप कि इट्स अ मच बेटर प्लेस फॉर वुमेन एंड एवरीबडी नाउ। बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी, इन तीनों में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? मेरे लिए बॉलीवुड और ओटीटी में उतना डिफरेंस नहीं है बिकॉज मेरे को लगता है कि दोनों जगह पे स्टोरी इज़ किंग। बिकॉज मतलब मैं एज एन एक्टर अगर अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो फिल्म्स और ओटीटी मेरे को सेम ही फीलिंग देता है, बिकॉज मेरा काम है कैरेक्टर को समझना, डायरेक्टर की बात समझना, अपने एक्टिंग करना। ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स में लाइक आई सेड बजट बहुत हाई होते हैं, तो एक एक सीन में बहुत सारा पैसा लगता है, तो बहुत स्मूथली चीज़ें होती हैं। व्हेन देयर इज़ मनी तो चीज़ें आराम से होती हैं। जब कोई कोई शो हो रहा होता है या कोई लो बजट फिल्म हो रही होती है तो तब थोड़ी सी चीज़ें भाग रही होती हैं, चीज़ें आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। शायद टीम छोटी होती है, बट ये मेरे लिए बॉलीवुड और ओटीटी का मेरे हिसाब से डिफरेंस है। बट पर्सनली मैं डिफरेंस नहीं समझती कोई भी, क्योंकि मुझे तो मेरा काम करना है, मुझे जाके एक्टिंग करनी है कैमरा के सामने। टीवी का मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने टीवी एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको जैसे कि एक रील वायरल हुई, दे गॉट मतलब फेमस हो जाते हैं, हाँ। ठीक है, उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। एज एन एक्टर जो बचपन से काम करते हुए आ रहे हैं, जिनका करियर बढ़ता है लेकिन फिर कभी कुछ ऐसा होता है तो स्लो हो जाता है, उस मूवमेंट में क्या फीलिंग होती है? कितना फेयर और अनफेयर लगता है ये आपको? क्योंकि मतलब आपसे बेहतर जवाब हाँ, इसको कौन देगा, क्योंकि आप बचपन से इंडस्ट्री में एक्टिव सही है बोल रहे हो, जी। बिल्कुल ये तो दुखती रह गया हमारी। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं बट उनकी मेन इच्छा लाइफ में होती है एक्टर बनने की। तो आई फील ग्रेट अगर आप अपना इंस्टाग्राम और अपना सोशल मीडिया यूज़ करके आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को उस पर डाल रहे हो कि लोग आपको देखें, तो अच्छी बात है, उससे आपको काम मिल रहा है। बट फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप एक्टर बनने आए थे, तो आपको फिर एक्टिंग पे काम करना है, आपको ट्रेनिंग पे काम करना है, जितना हो सके आपको एज एन एक्टर फंक्शन करना है फिर। लेकिन हाँ, जो जो प्राइमरीली इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स ही हैं उनका फिल्म्स में आना मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज नंबर्स, आई बॉल्स, ऑडियंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोड्यूसर के लिए, जो पैसे लगा रहा है अपने। एक डायरेक्टर जो अपनी फिल्म की कहानी कहना चाह रहा है वो भी चाहेगा कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। बट हाँ, मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से मुझे शायद से थोड़ा सा लगता है कि यार मैं एक्टिंग कर रही हूँ इतने सालों से, तो फॉलोअर्स के बेसिस पे कैसे
काम हो रहा है, एक्टिंग के बेसिस पे होना चाहिए, मैं कैरेक्टर जैसी लगती हूँ या नहीं उसके बेसिस पे काम होना चाहिए. बट आई वुड स्टिल से कि आई रियली वुड रिस्पेक्ट अ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो ट्रेन होके आए, जो अगर एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं वेदर दे वांटेड इट और नॉट, अगर वो ट्रेन होके आए, वो प्रिपेयर होके आए, तो फुल रिस्पेक्ट. बट वो फिर प्रोड्यूसर्स के हाथ में भी है कि आप किस तरीके के लोगों को कास्ट कर रहे हो इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, प्राइमरी पार्ट्स, जो एक्टिंग कर पा रहे हैं और जस्टिस दे पा रहे हैं रोल को, और साथ में नंबर्स भी हैं, या फिर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे कास्ट कर रहे हो, वो तो फिर अब उनका ही कॉल है, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता. मतलब एज अ डायरेक्टर आपके टाइम पे जब आप ऑडिशन लेंगे तो इन्फ्लुएंसर के चांसेस बहुत कम है, पहले एक्टर. मैं फिर ये नहीं देखूंगी कौन क्या है. मैं अगर फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट फिल्म भी बना रही हूँ, तो पहले तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं उस इंसान को देख पा रही हूँ उस कैरेक्टर में, या क्या वो इंसान उतना काम करने को रेडी है, उतनी मेहनत डालने को रेडी है, मेरी सुनने को रेडी है कि नहीं. मैं वो ही देखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं डेफिनेटली ये नहीं देखने वाली कि वो करता क्या है. मैं चाहती भी नहीं कि किसी को ये देखे, कोई ये देखे कि जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स टर्न एक्टर्स, तो वो भी तो फिर करते ही है ना एक्टिंग. तो आई फील लाइक अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करना चाहिए. एक्टर्स टर्न, अ लॉट ऑफ राइटर्स माइट फील दिस वे अबाउट मी. राइटर्स बोल सकते हैं कि ये तो एक्टर है, तो ये तो इसको तो पिच करना आसान होगा अपनी फिल्म्स, है ना. तो मेरे बारे में भी लोग बोल सकते हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट. बट आई फील लाइक अगर अच्छे से मैं काम कर रही हूँ एज अ राइटर, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अपने से सीनियर को अपने से सीनियर ही समझ रही हूँ, तो आई थिंक इट्स ओके. कि आर्ट मतलब आप कन्फाइन नहीं कर सकते एक इंसान को, एक आर्टिस्ट को एक ही डिपार्टमेंट में. तो ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन. अगर कभी टीवी में काम करने का मौका मिले तो करेंगी? ऑनेस्टली मौका रहा है बहुत बार, बट जब मैं आई थी तब मैं स्कूल भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी. तो बहुत मुश्किल होता है एक यंग इंसान के लिए स्कूल और बाकी के अपॉर्चुनिटीज़ और एक रेगुलर टीवी शो कर पाना. तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था वो. तो मैंने नहीं किया. उसके बाद मेरे लिए वैसा हो गया कि यार अभी आई डोंट रिलेट टू द मीडियम सो मच, तो मैंने फिर अवॉइड किया ऑन पर्पस. एंड आई स्टक टू फिल्म्स एंड वेब शोज. अपूर्वा को अभी तक हमने जितना देखा है खूब सारे रोमांस वाले प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है. रियल लाइफ में कितना रोमांस है, कितना रोमांटिक है? कब शादी करेंगे? क्यों करनी है शादी? कि क्या शादी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे कोई ये समझाए. आई अंडरस्टैंड कंपेनियनशिप इम्पोर्टेंट है, बट आज के टाइम में फैमिली प्रेशर है. कोई प्रेशर नहीं है कि कोई मतलब नहीं है उनको कि क्या है वो. मेरे को लगता है कि बेस्ट पेरेंट्स वो होते हैं जो ये बोले कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारा बच्चा सेफ रहे. उतनी एक पेरेंट की मुझे लगता है कि नीड अगर है तो सही है. बाकी कंपेनियनशिप हमें मिलती है अपने दोस्तों में, इतने सारे लोगों में, इतने सारे नए लोग मिलते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक नीड फील हो टू यू नो हैव अ पार्टनर जो घर पे भी रहे. अरे क्यों रहना है एक लड़के के साथ घर पे यार? मैं क्यों मेरा घर इतना साफ सुथरा सुंदर है, मैं क्यों. जोक्स अपार्ट, बट आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं लगती फिलहाल. एंड आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एनीथिंग. अगर आप एक 40-45 ईयर ओल्ड इंसान को बोलो कि एक्टिंग शुरू करना इज़ ग्रेट, तो आई थिंक लाइफ की बाकी चीज़ें भी किसी भी एज में करना ग्रेट ही होना चाहिए फिर. कि आप 40 हो, 45 हो, 50 हो, कितनी भी उम्र के हो, आप शादी कर रहे हैं अगर, तो वो लेट जल्दी का कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से. कि जब मन करे तब करो. चलिए, शादी तो जब करेंगी तब सभी लोग जान लेंगे. लेकिन लड़का अगर चाहिए होगा तो क्वालिटीज क्या होगी? लेकिन पहले मैं आपको वो एग्जांपल दूं. आपके एक शो था ना फैमिली आजकल, उसमें बोलते हैं कि हाँ. मम्मी पापा मुझे एक लड़का पसंद है. कौन? कैब ड्राइवर. तो रियल लाइफ में आप किस टाइप का लड़का चाहिए, और क्या आपके लिए ज़रूरी है नेम फेम ये सब ज़रूरी है, या प्यार को पहले आप महत्व दें? पता नहीं प्यार क्या होता है, मतलब प्यार होता है कि किया जाता है यही नहीं पता ना. कॉन्सेप्ट मुझे तो अभी क्लियर ही नहीं है मेरे लिए. बट बाकी अगर मुझे किसी के साथ किसी को बोलना हो कि हाँ ओके वी आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो मुझे मैं पसंद करती हूँ पर्सनली कि कोई आर्टिस्टिक दिमाग वाला इंसान हो. लाइक आई सेड कि हम थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा इवॉल्व होते हैं जल्दी, क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं. तो वैसा कुछ हो तो ग्रेट है. मुझे ऐसे इंसान पसंद आते हैं जो अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में आप हैं या कोई चीज़ के बारे में आप अपने बारे में सोच रहे हैं, पर आप खुद को मना लेते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें तो मैंने ये तो मेरे साथ हो गया, या आप विक्टिम ही बन जाते हैं सिचुएशन के. तो मुझे उस तरीके के लोग मैं उनके साथ नहीं बैठ पाती मेरी ट्यूनिंग. तो अगर कोई इतना सेल्फ अवेयर रहे कि खुद से सच बोले, मुझसे तो ऑफकोर्स बोले ही,
और कभी भी विक्टिम ना बना के रखें अपने आप को, क्योंकि जैसे मैंने अभी, मेरे को पहले पता नहीं था ये इंटरव्यू के बारे में, तिलोत्तमा जी का एक इंटरव्यू है कि इरफान साहब ने उन्हें बोला था कि यार तुम रो मत, मतलब हमेशा सबके सामने, या अपनी बात को कहने के टाइम पे डोंट क्रिप, डोंट साउंड लाइक यूर क्रिबिंग और वो सब। तो मुझे याद है कि वो ये तो मैंने भी सोचा है बहुत ज़्यादा कि मुझे भी बड़ा, मैं भी ऐसे पीछे हो जाती हूँ इस ऐसे सामने जब कोई आता है तो ऐसा इंसान शायद ना हो। और बाकी नेम फेम मेरे लिए नहीं मैटर करता है, एक दीवा काफ़ी है। तो नहीं मैं दीवा नहीं हूँ। नहीं, बट नहीं जनरली नहीं मैटर करता। अपने आप के लिए आप सिक्योर हो, आप अपने आप के लिए इनफ कमाते हो और आप डिपेंडेंट ना हो। मैं डिपेंड नहीं होना चाहती किसी पे, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई मेरे पे डिपेंड ना हो। हम अगर 2 जन साथ में चल रहे हैं तो फिर वो बराबरी में चले। अगर मैं कहूँ अपूर्वा को खुद को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? मेरा जवाब तैयार रहता है इस बात के लिए, पर मैं जब भी बोलती हूँ मुझे हंसी आती है, बिकॉज इट साउंड सो एरोगेंट एंड आई थिंक सर्वगुण संपन्न। पर सर्वगुण संपन्न की डेफिनेशन मेरे मन में कुछ और है। हाँ, तो बता दीजिए क्योंकि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी यही है। पहले था। अच्छा, अब चेंज हो गया। हाँ, तो मेरे लिए सर्वगुण संपन्न वो है कि बंदा जो डरता ना हो, जो डर की जगह से ना आता हो हमेशा, कि हर चीज़ आप डर से कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, पर मैं ये सब करने को तैयार हूँ। कुछ भी अगर चीज़ है, मैं सब सीखने को तैयार हूँ। हमेशा एक जर्नी रहने वाली है। आप कभी भी एक पॉइंट पे आके ये नहीं बोल सकते कि अब तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ फिर आपके ऊपर ऐसी गुगली फेंकेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पर आपको ये पता होना चाहिए कि गुगली फेंकी जा सकती है और आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। आई थिंक वो जो डर निकाल देता है वो जो इंसान, वो मेरे ख्याल से सर्वगुण संपन्न होता है मेरे लिए। एक एक्टर के तौर पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कभी कोई शो करते हैं या फिल्म करते हैं तो को एक्टर के साथ नाम भी जोड़ा जाता है। उन सब चीज़ों को कैसे डील करती हैं? क्या वो कभी काम पे इफ़ेक्ट करता है? कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो कि सोचते हैं कि चलो सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं, थोड़ा-सा मूड चिल होगा। लेकिन वहाँ पर ट्रोलिंग वाली चीज़ें देखते हैं, तब उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? आई थिंक मेरे साथ ये जब भी हुआ है, मैं और मेरे को एक्टर्स ने बहुत मजाक में ही लिया है इस चीज़ को। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है इस चीज़ के बारे में मुझे, कि मेरे को तो ये मजाक लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे कई बार पता है, मुझे इतनी अवेयरनेस है कि जब हम बड़े हो रहे थे और हम ये सब देखते थे, हम सोचते थे अच्छा इसका और इसका आपस में रिलेशनशिप है। बड़े होके जब एक्टर बनी तो पता चला कि अच्छा ये तो या तो रूमर्स होते हैं या तो फैब्रिकेटेड होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, ये डजेंट मैटर। आजकल आम जनता को भी, जो फिल्म लाइन में नहीं है, उनको भी पता है कि ये का कोई मतलब नहीं है, तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो बाकी की ट्रोलिंग है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बारी हो चुकी है, अब इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि अब क्या यही सोचती रहूँगी तो कैसे। कोई ऐसी ट्रोलिंग जो ज़्यादा हिट करी हो? कोई कभी भी याद हो? कभार कभी कभार हो जाता है, कभी कभी किसी मोमेंट में आप वैसे ही परेशान हो या वीक फील कर रहे हो, या आपको पता नहीं है कि आप अभी ठीक फील नहीं कर रहे हो और आपको सडनली हिट होती है कोई चीज़, तो किसी का बॉडी पे कमेंट कर देना, या किसी का ऐसे कमेंट कर देना कि अरे ये इतनी कैसी, योर आईज आर लुकिंग डिप्रेस्ड। अभी I might be depressed, I might not be depressed. How can people judge by seeing my face or somebody else's face? बट अगर मैं जेनुअनली एक लो फेज से गुजर रही हूँ और ऐसे टाइम पे कोई अगर ये बात बोलता है तो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर यू, तो वो कभी कभी मुझे ट्रिगर कर देती हैं ऐसी वाली बातें। बाकी बॉडी पे, एक्टिंग पे, या रिलेशनशिप्स पे, या जो भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता honestly। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे पॉलिटिकल ड्रामा के अलावा? ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे आपने अभी बोला था कि फ़िल्मों में बहुत रोमांस किया है, शोज़ में बहुत किया है। एक्चुअली में बहुत हट के भी चीज़ें की हैं, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। रिलीज़ होने में चीज़ों को समय लग रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली। बट आई होप कि चीज़ें सामने आएँ तो पीपल विल सी दैट रेंज, पीपल विल सी वैरायटी। उसमें से एक शो है जिसका नाम है अनरियल। बहुत ही बढ़िया शो है। अमेजिंग स्टार कास्ट। एंड देयर इज़ अ फिल्म दैट आई डिड इसी साल, उसका नाम है खामोश नज़र आते हैं। वो थिएटर एक्टर्स की ज़िंदगी पे बेस्ड है। बहुत ही प्यार से बनाई फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा नज़रिया नाम की एक फ़िल्म है जो भव्य शाह इज़ द लीड एंड पलाश ने डायरेक्ट की है फिल्म। वो भी बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। और आपको याद थे मेरे प्रोजेक्ट, बताना आपने और कौन सा बोला था। मुझे याद नहीं है। एक तो ओ मारिया वाला आपने बता दिया, हाँ, ओ मैंने मैरी बता वाला दिया, दिया। दैट्स रिलीज्ड। नज़रिए का हो गया, हाँ। पॉलिटिकल ड्रामा वाला। हाँ, एक वो भी फिल्म जी। जल्दी आई थिंक, पर अभी उसको टाइम बहुत लगेगा, वो तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में हाँ है। जी। एंड एक बहुत अमेजिंग फिल्म मैंने की थी, मोटर माचिस और कटर। जी।
तो वो इस साल रिलीज़ के लिए एक्सपेक्टेड है। जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया, और देते रहिए और फीडबैक देते रहिए। मैं फीडबैक के लिए हमेशा भूखी हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो लोग सबसे पहले देख के मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ करते रहिए एंड कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स, कीप सपोर्टिंग गुड सिनेमा, सपोर्ट गुड आर्टिस्ट्स। जो आर्टिस्ट आपको मेहनत करते हुए दिखते हैं उनको प्लीज़ जाके सब किस तरह से भी सपोर्ट करो। उनकी फिल्म्स आती है तो देखो, दोस्तों को दिखाओ। आई थिंक यही कह सकती हूँ मैं।